नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रितेश क्लासेस में। और हम इस वीडियो में ज्यामिति जो पढ़ रहे हैं उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये 5th पार्ट है, 5वां पार्ट पर हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति का। और इस 5वें पार्ट में हम सर्वांगसम त्रिभुज को देखेंगे। सर्वांग समता क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। देखिए इसके नाम में ही क्या छुपा हुआ है, सर्वांग सम है ना। मतलब सर्व मतलब सभी, वांग है ना मतलब अंग, और सम मतलब होता है बराबर, जिसका सभी अंग बराबर हो। वैसे त्रिभुज जिसके सभी अंग बराबर हो। अब जैसे कि देखिए हमने दो त्रिभुज ले लिया, एक मैंने ऐसे ले लिया और दूसरा भी मैंने ऐसा ही लिया, ठीक है। तो इसमें अगर सब कुछ इक्वल है, ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये अगर आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। और इतना ही नहीं, सिर्फ साइड ही नहीं, इसका एंगल भी। ये अगर आपका मान लिया जाए कुछ 80 डिग्री है तो आपका ये भी 80 डिग्री रहेगा। ये अगर आपका 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री रहेगा। 80 और 50 कितने हो गए, 130, और ये भी बच गया आपका 50। ये कर देते हैं 60 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 ले लिए वो, तो ये आपका हो गया 40 डिग्री और ये भी हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो हम ट्रायंगल में 3 साइड जानते हैं और 3 एंगल जानते हैं, मतलब कुल मिलाकर 6 चीज जानते हैं। अगर इसका भी 6 चीज और इसका भी 6 चीज इक्वल है, बराबर है, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। नाम इसका अगर हम रखेंगे तो ABC, इसका DEF, सब कुछ इक्वल है ना, तो हम कहेंगे ABC और DEF क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। इसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ABCDEF सर्वांगसम लिखना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, ये इक्वल टू वाला साइन देंगे और उसके ऊपर एक टेढ़ा सा लकीर चला देंगे, ठीक है। एक टेढ़ा सा लकीर चला देंगे तो ये हो जाता है आपका सर्वांग समता का साइन है ये, ठीक। हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों सर्वांगसम है। तो ये आपको पढ़ना बेसिकली होता है 9th क्लास में। जब आप 9th क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना, तो यहाँ सर्वांग समता का रूल पढ़ाया जाता है। अब देखिए आपने तो जान गया कि सर्वांगसम त्रिभुज उसे कहेंगे जब दो त्रिभुज का सभी कुछ बराबर हो, 3 साइड और 3 एंगल बराबर हो। लेकिन रुकिए जरा सा, ये पता करने के लिए कि ये ट्रायंगल सर्वांगसम है या नहीं है, हमको 6 चीज मालूम होना जरूरी नहीं है। हमको इन सब में से सिर्फ अगर 3 चीज भी मालूम रहेगा ना, तो हम पता कर लेंगे कि ये सर्वांगसम है या फिर नहीं है। और उस 3 चीज में आपका कम से कम एक साइड होना चाहिए। जैसे कि देखिए हम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा बात। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं ना सर्वांग समता का रूल। हम कैसे समझेंगे कि कोई दो ट्रायंगल सर्वांगसम है या फिर नहीं है, मतलब कि वो सभी रूप से एक दूसरे से समान है या नहीं है। इसके लिए आपका पहला थ्योरम है SSS। इसे लिखेंगे भुजा भुजा भुजा, लिखकर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम, आप लिख लीजिएगा भुजा भुजा भुजा। साइड को लिखे हैं शॉर्टकट में S। दूसरा है आपका SAS, ठीक है। ये क्या होता है, साइड एंगल साइड। तीसरा है, ये पहचानने का नियम है, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा। तीसरा है ASA, ठीक है। और चौथा है आपका AAS, एंगल साइड। और 5वां है आपका RHS, ठीक है। तो ये 5 रूल हैं बेसिकली, और पांचों में देखिए मात्र 3 चीज ही लिया हुआ है। मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल है आपका दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये सर्वांगसम है या नहीं है, इसके लिए हमें 6 चीज नहीं देखना है, हमें ये क्या करना है, 3 चीज देखना है। हम या तो साइड देखेंगे, अगर इसका तीनों का साइड इसका तीनों का साइड इक्वल है तो हम कहेंगे ट्रायंगल सर्वांगसम है, हमें कौन से कोई मतलब नहीं है।
पहला रूल ये हो गया। दूसरा क्या है, SAS मतलब साइड एंगल साइड। कहने का क्या मतलब, एक कोई साइड लेंगे, ये साइड और उसके बाद वाला एंगल और फिर उसके बाद वाला साइड, मतलब इतना अगर बराबर बराबर रहेगा इसका ये पूरा और इसका ऐसे ये पूरा, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। अब ये कितना, इसका लंबाई कितना है और इसका लंबाई कितना है ये हमें नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, उसके बावजूद भी हम सिर्फ इन दोनों साइड और इस एंगल के हेल्प से कह देंगे कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है या फिर नहीं है। हम चेक करने के लिए आपको बता रहे हैं। अब अगला है आपका ASA। ASA का क्या मतलब हुआ, एंगल साइड एंगल। कहने का क्या मतलब, आपका आसपास का एंगल होना चाहिए बराबर और बीच वाला साइड, कोई भी एक साइड लीजिए, ये वाला साइड ले लेते हैं, तो इसके आसपास जो एंगल है यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमने लिया, बस यही चीज यहां पर भी लेंगे। नीचे वाला हमने ले लिया, अब इसका ये एंगल और ये एंगल यानी कि ये साइड और ये दोनों एंगल अगर इक्वल इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इस एंगल से कोई मतलब नहीं, ना ही इस दोनों साइड से मतलब, ना ही इसके इस एंगल से मतलब, वो तीनों हमें नहीं पता है, तो भी हम सिर्फ मात्र ये नीचे वाले चीज से, दो चीज से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। अब जरूरी नहीं कि ये दोनों का नीचे वाला ही होना चाहिए, आपका मर्जी है तो दोनों इधर वाला भी ले लीजिए, इधर वाला भी ले लीजिए, वो भी चलेगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है AAS मतलब एंगल एंगल साइड। दो एंगल लगातार लीजिए और उसके बाद वाला साइड लीजिए, एक एंगल ये ले लेते हैं, एक एंगल ये ले लेते हैं, उसके बाद ये वाला साइड ले लेते हैं, ये तीन चीज हो गया। उसी तरह से फिर एक एंगल ये ले लेंगे, एक एंगल ये ले लेंगे और ये वाला फिर उसके बाद वाला साइड ले लेंगे। ये तीनों चीज भी अगर एक दूसरे से बराबर है तो हम कह देंगे ट्रायंगल का सभी कुछ एक दूसरे के बराबर है, ये साइड भी इस साइड के बराबर है, ये एंगल भी इस एंगल के बराबर है, हम कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगला होता है देखिए आपका RHS होता है। RHS में हम लोग क्या करते हैं, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, राइट एंगल रहेगा उसमें और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण और एक साइड, ये दो समकोण त्रिभुज हैं, वो थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। ये दोनों समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब होंगे, जब इसमें राइट एंगल रहेगा R से। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें तो एक तो राइट एंगल रहना ही रहना है, मतलब 90 डिग्री का कोण रहना ही रहना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और दूसरे क्या है, हाइपोटेनस यानी कि ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस। और तीसरा नंबर क्या है, S यानी कि साइड। तो साइड तो दो बचे हुए हैं, दो में से कोई भी ले लीजिए, आधार को ले लेते हैं, ये दोनों साइड, मतलब ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये तो 90-90 बराबर है ही। ये तीनों चीज बराबर बराबर मिल गए तो हम कहेंगे क्या कि तीनों का तीनों ट्रायंगल इक्वल इक्वल है। कहने का मतलब ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है और फिर ये इसके बराबर भी है। बस हमें तीन चीज भी बराबर बराबर पता चल जाता है तो हम कह देते हैं त्रिभुज सर्वांगसम है। और सर्वांगसम कहने का मतलब सभी कुछ बराबर बराबर, मतलब बाकी के जो तीन बच गए हैं वो भी बराबर बराबर होंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो गए सर्वांग समता के नियम और उसकी पहचान। देखिए हमने आपको सीधा सीधा फिगर लेकर बताया तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सवाल में ना ये सीधा सीधा नहीं रहेगा, रह भी सकता है, लेकिन जनरली क्या करता है ना, घुमा दिया जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं, देखिए एक देगा आपका इस तरह से, और दूसरा दे देगा आपका इस तरह से, ठीक है ना। अब इसका नाम है आपका ABC और ये है DEF। अब बताइए ये एक जैसा लग रहा है, ये लग रहा है कि बिल्कुल उल्टा है, और ये दोनों ट्रायंगल भी सर्वांगसम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे जानते हैं, हम लिख देते हैं 2, यहाँ 5, यहाँ 3, और यहाँ क्या, ये 2, ये 5, ये 3 और ये 5, इस तरह से हमने लिखा है।
तो ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे आपको मालूम है? अगर ये लिखना होगा तो पहले क्या करेंगे, ए बी सी से अगर हम चलते हैं तो ए बी 3 सेंटीमीटर वाला है, ए बी, फिर आगे हमने लिखा है सी, तो त्रिभुज ए बी सी लिखा है। तो इसमें अगर आप आइएगा तो पहले आपने ए बी लिया था 3 सेंटीमीटर वाले को, आपको यहाँ भी डी एफ लेना पड़ेगा, ठीक है, डी एफ लेना पड़ेगा, ये भी 3 सेंटीमीटर वाला है इसलिए डी एफ। और उसके बाद आपने बी सी 2 सेंटीमीटर वाले को लिया था, तो अब आपको एफ ई लेना पड़ेगा, एफ के बाद ई। तो इस तरह से ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे, ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल डी एफ ई होगा, ना कि डी ई एफ नहीं लिखिएगा, डी ई एफ नहीं लिखिएगा, एक बगल से लीजिएगा। एक दो एग्जाम्पल और भी लेते हैं, धीरे धीरे पता चलेगा। ये थोड़ा फिगर का खेला है, फिगर बदली होता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस तरह से है, इस तरह से है, ए बी सी डी ई एफ, और आपका दे दिया है ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, और फिर ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसी तरह से फिर दे दिया आपको ये साइड है 5 सेंटीमीटर, और ये है आपका 30 डिग्री, और ये है आपका 60 डिग्री। तो बताइए दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपको मालूम है, अभी आपने पढ़ा है एंगल साइड एंगल। देखिए एंगल साइड एंगल, तीसरा नियम से ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो रहे हैं, ठीक ना, तीनों के तीनों बिल्कुल इक्वल हो रहे हैं। अब इसे क्या करना होगा ना, आपको लिखने के लिए कोई कह देगा कि लिखिए कि किस तरह से बराबर बराबर ये हैं, तो आप किस तरह से लिखेंगे बताइए? ए बी सी और डी ई एफ आंख बंद करके लिखेंगे? नहीं, हो सकता है ए बी सी सर्वांग सम डी ई एफ हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए ए बी आपने 5 वाला लिया, ए बी आपने 5 वाला लिया, तो इधर आपको डी ई भी 5 वाला लेना पड़ेगा, डी ई भी 5 वाला लेना पड़ेगा। अब आगे क्या लिखना चाह रहे हैं आप, जो मर्जी लिखिए। बी के बाद बी सी अगर लिखना चाह रहे हैं आप, बी सी अगर लिखना चाह रहे हैं आप, यानी कि 30 डिग्री के सामने वाला लिया साइड, तो यहाँ भी 30 डिग्री के सामने लीजिए, ई एफ लीजिए, ई है तो एफ लेंगे और यहाँ सी रखेंगे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, ए बी सी सर्वांग सम डी ई एफ। लेकिन पिछला वाला क्या था? ए बी सी सर्वांग सम डी एफ ई। तो ये भी खेला होता है, ये भी खेला होता है, यहाँ भी उल्टा उल्टा दे दिया जाता है, जो कि समझने में दिक्कत हो जाती है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने लिया एक ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये आपका 10 दिया हुआ है, ये आपका 8 दिया हुआ है, ठीक है। और एक ट्रायंगल हम और लेते हैं, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 10 दिया हुआ है, और ये आपका 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए ये दोनों समकोण त्रिभुज हुए, समकोण वाले के सामने जो होते हैं वो कर्ण कहलाते हैं, कर्ण इसके भी 10 और कर्ण इसके भी 10, बाकी के जो एक साइड बच गए वो भी 8-8। तो ये रूल नंबर 5 से दोनों के दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। अब नाम हम लोग लिखना शुरू करते हैं। देखिए ये हमने ए बी सी रखा है, और यहाँ हमने डी ई एफ रख दिया है। ये दो ट्रायंगल है हमने, डी ई एफ और ए बी सी। अब बताइए आपको लिखना है इस, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, इस चीज को आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए पहले आप इसके कोई किसी एक साइड को लीजिए, आप 8 वाले साइड को लीजिए, किसी को भी एक ले सकते हैं, जैसे ए और बी वाले, मैंने 8 वाले को ले लिया, तो हमने लिखा ए और बी। तो इधर भी हम 8 वाला ही लेंगे। कौन है 8 वाला? ई और एफ। अब एफ ई होगा कि ई एफ होगा वो हमें नहीं मालूम, अभी हम लिखते हैं ई एफ, ठीक है। अब 8 वाले के बाद आपको लेने का क्या मन है?
अगर आप 10 वाला लेना चाहते हैं BC तो ठीक है, B लिखा हुआ है, उसके बाद हम C ले लेंगे, C ले लेंगे इस तरह से। तो इधर भी हम 10 वाला लेंगे, यानी कि FD लेंगे, F लिखा हुआ है, D ले लेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। मतलब ABC सर्वांग EFD। इस बार देखिए नाम हमने वही रखा है, नाम हमने वही रखा है ABC और DEF ही, लेकिन नीचे वाला देखिए हर हमेशा चेंज हो जा रहा है, कभी DEF आ रहा है, कभी DFE आ रहा है, कभी EFD आ गया। तो ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो अगर हम कर्ण पहले लिख रहे हैं तो इसका भी पहले कर्ण ही लिखेंगे। एग्जाम में होता यही गलती हो जाता है, ये पहले एक तरफ आधार लिखा हुआ रहता है तो दूसरे तरफ भी आधार लिखा हुआ रहता है, लेकिन जब फिगर पलट जाता है, पलट कर देता है, तो वहाँ हम समझने में गड़बड़ी कर देते हैं। हम फिगर बनाएंगे और जब सवाल बताएंगे ना तो बची हुई कुछ बातें हैं तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सभी चीज़ें थ्योरी से ही नहीं सोल्व होती है, कुछ प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे और वहाँ पर बाकी की चीज़ पढ़ लेंगे। तो ये रहा क्या, सर्वांग त्रिभुज था, ठीक है। ये आपको 9th में पढ़ना होता है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसे हटाते हैं, RHS था ये 5 नंबर में, नोट कर लीजिए, RHS मेथड था। इस 5 मेथड से हम लोग पता करते हैं, नोट कर लीजिए और हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने सर्वांग त्रिभुज पढ़ा ना, जिसमें सभी अंग समान होते हैं, वैसे ही आप आगे एक है समरूप त्रिभुज। इसके बारे में हम समरूपता देखिए, समरूप त्रिभुज जो है ना, ये सर्वांगसम से थोड़ा सा टफ होता है। सर्वांगसम थोड़ा इजी है, समरूप थोड़ा सा टफ होता है। ये आपको 10th में पढ़ना होता है, तो इस पर थोड़ा सा डिटेल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और थोड़ा अधिक सवाल बनाएंगे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं, बाकी का इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, रूल रेगुलेशन होता है, वो अगले वीडियो में बनाएंगे। और सर्वांगसमता और समरूपता दोनों पर लेकर सवाल भी बनाएंगे। तो ये समरूपता होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे सर्वांगसम में हमने देखा ना कि बिल्कुल इक्वल 6 का 6 पूरा इक्वल होना चाहिए। समरूप में वैसा नहीं होता। समरूप में इक्वल नहीं होगा चलेगा, बस दिखना चाहिए कि एक जैसा फिगर है। जैसे देखिए ये हमने बनाया और एक ये बड़ा सा ये बना दिया, ठीक है, एक बड़ा सा बनाया, फिर क्या किया, एक ऐसा वाला बना दिया, और कुछ बनाते हैं हम लोग ऐसे सॉरी, ये एक हमने इसे और नीचे करेंगे, ऐसे बना दिया। देखिए अब ये आपके सामने में 4 फिगर है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक जैसा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये 90 डिग्री पर सीधा खड़ा है, इसका तो कभी कोई 90 डिग्री पर सीधा खड़ा है ही नहीं, ये तो और अलग लग रहा है नीचे वाला। अब इसके और ये वाला, इस बड़े वाले और इस वाले छोटे वाले को देखिए तो ये आपका बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है, लेकिन दिख रहा है दोनों एक जैसा, है ना, दिख रहा है दोनों का दोनों एक जैसा। तो इसे ही कहते हैं हम लोग समरूप त्रिभुज। सम है नहीं, बराबर है नहीं, बस रूप से एक जैसा है, सम है, बराबर है, बस रूप एक जैसा है तो समरूप त्रिभुज हो गया। इसे भी पहचानने के कुछ नियम है, इसके मात्र 2 नियम है। पहला तो आपका ये है कि 2 एंगल इक्वल होना चाहिए, या फिर दूसरा ये है कि जो साइड होगा ना, ये इक्वल नहीं होगा, ये अनुपातिक होगा। नहीं समझ में आया होगा। देखिए अगर आपसे कोई कह दिया है कि ये है बउआ 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री, और ये भी है 60 डिग्री और ये भी है 70 डिग्री, तो आप आंख बंद करके कह दीजिएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप है। क्योंकि अगर समरूप 2 एंगल बराबर है तो तीसरा तो बराबर होना ही है। क्या हो जाएगा, 70 और 10 130 हो गए, बाकी बच गए ये 50 और ये भी बच जाएंगे 50। तो तीनों एंगल इक्वल है तो आपका हो जाएगा समरूप त्रिभुज। और अगर साइड अनुपातिक हो, जैसे अगर ये है 5, ये है 6, ये 7 है, और ये आपका 10 है और ये 12 है और ये 7 दोनों 14 है, तो हम कहेंगे कि दोनों का दोनों त्रिभुज समरूप है। क्यों? क्योंकि इसका भी दुगना ये है, इसका भी दुगना ये है और इसका भी दुगना ये है। कहने का मतलब अगर हम रूल में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, नाम रखते हैं A B C D E F।
क्या होगा रूल के अनुसार, AB बाय DE बराबर BC बाय EF बराबर AC बाय DF। ये है रूल। पहला रूल ये था ना, ये दूसरा रूल जो हमने इस तरह से लिखा है ना, वो एक्चुअली ये है, ये वाला रूल है। मतलब भुजाओं का अनुपात इक्वल इक्वल होना चाहिए। अब देखिए तो AB के जगह पर 5 लिखिए और DE के जगह पर क्या लिखिएगा आप, 10 लिखिएगा, 5/10 इज इक्वल टू, फिर ये BC के जगह पर 6 रखिएगा और नीचे में EF लिखना है तो EF के जगह पर 12 लिखिएगा, 6/12। उसी तरह से वो 7/14। काटिए दोनों को, 1/2 आया, काटिए दोनों को, 1/2 आया, काटिए दोनों को, 1/2 आया, 1/2 1/2 1/2 इक्वल इक्वल आ गया ना, तो कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है। क्या नियम हो गया समरूप का, या तो कोण इक्वल होना चाहिए या तो भुजा समानुपातिक होना चाहिए, एक अनुपात में होना चाहिए। और भुजा अगर इक्वल इक्वल हो गया, ये 5 था तो ये भी 5 ही रहता, तो क्या हो जाता ये, तो फिर ये सर्वांगसम हो जाता, बिल्कुल बराबर बराबर। लेकिन यहाँ बराबर है नहीं, दिख रहा है बराबर बराबर है, मतलब रूप सिर्फ लग रहा है कि एक जैसा है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस पर थोड़ा और डिटेल चर्चा करेंगे, थोड़ा आराम से सवाल भी बनाएंगे। कुछ बातें जो नहीं समझ में आई होंगी वो आएंगी धीरे धीरे, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल चीज़ है। सर्वांगसम थोड़ा सा इजी है, बट ये समरूपता जो है सो थोड़ा सा जटिल चीज़ है। ज़्यादा जटिल नहीं है, बस थोड़ा सा है। इसे हम अगले वीडियो में और अच्छे से देखेंगे।